स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी 100 में। आज 7वीं क्लास के एनसीईआरटी का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। क्लास 7वीं एनसीईआरटी के अनुसार आज हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे क्लास की ओर जब हम बढ़ेंगे तो आपको एक दूसरे क्लास से लिंकअप आपको नजर आएगी। देखिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में पर्यावरण, तो आप कल का जो आपने जो टॉपिक पढ़ा वहां पे भी आपने पर्यावरण पढ़ा है, तो कुछ ना कुछ आपको नया मिलते रहेगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7वीं के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से घटना घटती है, और ऐसा कभी आपने विचार किया है कि आपका जो पृथ्वी है किस पदार्थ से बना हुआ है? कभी आप है तो विचार कीजिएगा। और ये जो एनसीईआरटी पढ़ने से जो हमारा जो थिंकिंग लेवल है, जो सोचने का जो शक्ति है, उसमें क्या होता है? विकास होता है। तो मैं ये शब्द बार बार कहूंगा ताकि इस शब्द को आप अपने माइंड सेट में इसको सेव कर ले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हाँ, एक बात और कहूँगा, जो भी हमारे चैनल से जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। देखिए, क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी को सभी को पढ़ना है, चाहे वो कंपटीशन का तैयारी करने वाला छात्र हो या फिर आपका क्लास में जैसे कि 7 में पढ़ता हो, 8 में पढ़ता हो, तो उसको भी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है और सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना आपका काम है और आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। आपको मैंने बताया भी था। क्या है पृथ्वी? क्या है? एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? क्या कभी आपने सोचने का ये सोचा है कि जो हम जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, क्या हम वो किस पदार्थ से बना है? क्या आपने कभी विचार किया है? नहीं। तो आज हम उसको विचार करेंगे। तो आज आप विचार कर लेंगे उसको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग। अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक भाग तो हम डिस्कशन करेंगे। प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी। जिस तरीके से आप प्याज को छीलते हैं, आप को हटाते फिर से एक छिलका हटाते हैं, तो इस तरीके से पृथ्वी भी एक क्या है? एक परत से दूसरे परत तक एक सेकेंडरी क्या है? परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। परपटी किसे? पृथ्वी के ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। यह होती है परपटी। क्या होती है? देखिए, परपटी कहने का मतलब क्या गया है, क्योंकि यह सबसे पतली सतह होती है, पतली सतह होती है, इसीलिए इसे परपटी सतह कहा गया है। जो कह रहा है कि यह महाद्वीपीय सहित जो आपका महाद्वीप है और जो महासागर है, जो महाद्वीपीय सहित पूरे महाद्वीप जितना भी प्रॉपर्टी है आपका महाद्वीपीय पर, इसकी मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर की है। 35 किलोमीटर की है। और इसे समुद्र मतलब महासागरीय जो होता है, महासागरीय पे कितना है इसका है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है। समुद्री सतह के पास कितनी मोटाई है? 5 किलोमीटर है। क्या बता रहा है? यह महाद्वीपीय सहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही है। महाद्वीप सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। तो सिलिका क्यों कहते हैं? सिलिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है सिलिका एवं एल्यूमिना से बना होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं। महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, इसीलिए इसे
क्या कहते हैं, सीएल कहते हैं या फिर सिलिका कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी, अब देखिएगा आपने तो आज तक आप पढ़े होंगे कि जो सीएल क्या होता है, सिलिका क्या होता है। सिलिका किसे कहते हैं, जो सिलिका एम एल्यूमिना से बना होता है, एल्यूमिना से, उसे हम सिलिका कहते हैं। ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी हम इसको हम नाम देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब बता रहा है जो महासागर का प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शीमे कहते हैं। क्या कहते, शीमे कहते हैं। तो महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी को क्या कहते, तो महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिलिका, महासागरीय प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सीमे कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि महासागरीय प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टी शब्द जैसे ही आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा सिलिका, मार्दवंश, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत। शब्द को यहाँ पकड़ना है, हमारे शब्दों पे जो मैं बोलता हूँ उस शब्द पे आप लोग गौर कीजिएगा। तो महासागरीय प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सीमे कहते हैं, जो सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना होता है। और महाद्वीपीय प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं, जो सिलिका एवं एल्यूमिना से बना होता है। तो दोनों में अंतर है, दोनों में। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या है, मेंटल है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। प्रॉपर्टी, अब देखिए प्याज की ऊपरी परत को हटा लिए, मान लेते हैं वो प्रॉपर्टी था। अब हम दूसरी परत की ओर हम बढ़ रहे हैं, दूसरी परत पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मेंटल कहलाएगा। तो क्या बता रहा है, पृथ्वी प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, फैला होता है। इसके सबसे आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं, करोड कहते हैं। इसकी सबसे परत को हम क्या कहते हैं, करोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पेज में क्या बता रहा है, बता रहा है जिसकी त्रिज्या, जो आंतरिक करोड जो होता है, आंतरिक करोड जो त्रिज्या होता है कितना होता है, 3500 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। जो आंतरिक करोड जो होता है, आंतरिक करोड जो होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 3500 किलोमीटर होती है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। तो केंद्रीय करोड का तापमान एवं दाब उच्च होता है। देखिए यहाँ से सवाल किस प्रकार से पूछ सकता है, यहाँ पे देखिए मैचिंग का सवाल दे सकता है। करोड को हम किस नाम से जानते हैं, महासागरीय भू प्रॉपर्टी को किस नाम से जानते हैं, आपका महाद्वीपीय है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ये आपको मैचिंग करने के लिए सवाल यहाँ पे आ सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरा सवाल क्या आ सकता है मैचिंग के रूप में, पट्टी की मोटाई कितनी है, सिलिका की गहराई कितनी है। इस प्रकार से मैचिंग करने के लिए दे देगा आपको, आप उसे मैच कीजिए। तो सवाल को आप देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, जो मैं बता रहा हूं बस वहां पे गौर करना है आपको कि हाँ इस प्रकार से सवाल बन सकता है। तो जब आप विचार किया, तो अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है, किसी भी माध्यम से सवाल आता है, चाहे वो किसी प्रकार से घुमा के आता है, तो आप उसे बनाने में सहजता महसूस करेंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस फिगर को समझ लेते हैं, जो हम पीछे फिगर देखे हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए ये आपका क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है आपका। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा गया है, प्रॉपर्टी कहा गया है। कीजिएगा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से ठीक हम नीचे आ गए हैं तो क्या है, मेंटल है, मेंटल है, मेंटल है। अब मेंटल से हम ठीक नीचे आए हैं तो क्या है, आंतरिक करोड है, आंतरिक करोड है। अब देखिए आंतरिक करोड को दो भागे बांटा गया है। कौन, आंतरिक करोड को दो करोड कहते हैं, सॉरी करोड मेंटल है उसकी। अगर मेंटल के ठीक नीचे आते हैं तो करोड मेंटल सीमा है। अब इसे दो भागे बांटा गया, कौन, आंतरिक करोड बांटा गया है और बाह्य करोड में बांटा गया है। अब देखिए करोड मेंटल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि
क्योंकि जो बाह्य क्रोड है आपका, बाह्य क्रोड है और मेंटल क्रोड, जो मेंटल जो है आपका, दोनों की सीमा मिल रही है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्रोड मेंटल नाम दिया गया है। अब देखिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो आपका आंतरिक क्रोड है इस प्रकार से है, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, बाह्य क्रोड है, ये आपका बाह्य क्रोड, यहाँ से आपका क्या है, आंतरिक क्रोड यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ मेंटल की सीमा और क्रोड की सीमा मिलने के कारण से क्रोड मेंटल कहा गया है। तो आप समझ गए इस फिगर में क्या है, इस फिगर को मैंने समझा दिया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं देखिए नोट्स आपको मैं बोलूंगा मैं खुद बोल के बनवा दूंगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको, आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, और अभी आपको समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे, तो आप इसे अगर चाह सकते हैं कि महाद्वीपीय पर्पटी सहित पर्पटी की मोटाई कितनी होती है, 35 किलोमीटर तक होती है, और यह महासमुद्र की हम बात करते हो वहां पे 5 किलोमीटर तक होती है। तो यह किससे बना होता है, तो सिलिका एम एल्यूमिना से बना होता है पर्पटी, उसे हम क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं। या फिर हम आगे बात करते हैं महासागरीय पर्पटी को, यह जो है कि किससे बना होता है, यह सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सी में कहते हैं। लिख लीजिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। लिखेंगे पृथ्वी की आंतरिक भाग, टॉपिक देंगे पृथ्वी, लिखेंगे पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सतह के ऊपरी परत को, पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, पर्पटी कहते हैं, पर्पटी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह महाद्वीपीय सहित, यह महाद्वीपीय सहित 35 किलोमीटर, यह महाद्वीपीय सहित यानी महाद्वीप पे लगभग 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक की मोटाई होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, महाद्वीपीय सहित, महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, एल्यूमिना खनिजों जैसे बनी होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सीएल कहते हैं, सीएल कहते हैं या फिर सिलिका कहते हैं। मैंने क्या बताया, पर्पटी क्या है, महाद्वीप पे कितनी मोटाई है, समुद्र की सतह में कितनी मोटाई है, और महाद्वीपीय जो पर्पटी है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सीएल और सिलिका। सीएल और सिलिका क्यों जानते हैं, क्योंकि यह सिलिका एम एल्यूमिना से बना होता है, इसीलिए हम इसे सिलिका या फिर सीएल कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट, पर्पटी, महासागरीय पर्पटी, महासागरीय पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना होता है, मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए इसे शी में कहा जाता है, इसलिए इसे शी में कहा जाता है। समझ गए, समझ गए। तो ये था यहाँ पे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है लिखना, अगर चाहिए तो लिखेंगे, पर्पटी के ठीक नीचे, पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, मेंटल होता है, मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैला होता है, 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैला होता है। समझ गए। कुछ शब्द को हम नहीं भी लिखेंगे ताकि आपको याद रहना चाहिए। अब हम पूरी बातें को लिखा देंगे, आप क्या फायदा है, फिर आप खुद से पढ़ेंगे, अगर आपको याद रहता है, नहीं याद रहेगा आप खुद से लिख लेंगे, आपको लंबे समय तक वो चीजें याद। ये तो मैं अपनी भाषा में लिखा दिया। आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका खनिज एवं शैल। क्या है, शैल एवं खनिज है। आप टॉपिक दे देंगे, हेडिंग दे देंगे, मैं जैसे बताऊंगा वैसे यहाँ से आपको लिखते चलना है। नोट्स यहाँ से बहुत ही भयानक बनेगा, बहुत ही अच्छा नोट्स बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम
इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नोट्स आपका बनवा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। खनिज एवं शैल। खनिज एवं शैल जानते ही हैं, शैल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी प्रकृति का ये क्या है, एक पिंड है। और अगर हम बात करते हैं कि शैल किसे कहते हैं, तो शैल अगर हम बताना चाहें तो हम शैल किसे कहते हैं, मतलब एक प्राकृतिक पिंड होता है जो खनिजों से बना होता है ना, उसे हम शैल कहते हैं। तो हम इसको समझते हुए चलेंगे किसे कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शैल, शैल जो है ना, प्राकृतिक पिंड है जो खनिजों से बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। चलिए, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। क्या है? पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, जो आपका शैल है एक प्राकृतिक पिंड है जो विभिन्न खनिजों से, उसे हम शैल कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे। पृथ्वी की परपटी अनेक की शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। कौन? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। क्या मैंने कहा? मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। देखिए हम आग्नेय शैल किसे, अवसादी शैल किसे कहते हैं, कायांतरित शैल किसे कहते हैं? देखिए आग्नेय शैल पृथ्वी के अंदर गर्म मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पे आता है, वो ठंडा होकर, जब सतह पे आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। वही लावा ठंडा होकर आग्नेय शैल निर्माण करता है। मेरी बात को और समझिएगा। पृथ्वी की मैग्मा पृथ्वी की सतह पे पहुंचता है और वो ठंडा होकर लावा जो बनता है, जो ठंडा होकर जो लावा बनता है, वही लावा ही क्या कहलाता है? आपका आग्नेय कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कि अवसादी चट्टान क्या है। अवसादी, अवसाद का मतलब समझ रहे होंगे, जो चट्टान है उस पर लगातार बारिश हो रही है, लगातार धूप पड़ रहा है, तो वो क्या होगा? वो चटकेगा, टूटेगा, और वो चटक के टूट करके लुढ़क करके क्या होगा? वो छोटे छोटे दाने के रूप में आएगा, यानी आपका अवसाद के रूप में आएगा। वो नदी के माध्यम से, हवा के माध्यम से कहीं डिपोजिट होगा, यानी कहीं जमा होगा, लगातार वहां पे जमा होता गया। उस पे अत्यधिक ताप पड़ने के कारण वो कठोर संरचना ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम अवसादी चट्टान कहते हैं। आगे बात करते हैं कायांतरित। कायांतरित मतलब क्या होता है? काया मतलब शरीर होता है, अनितरित मतलब रूपांतरण होता है। तो बायोलॉजी में एक शब्द है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? जो आप मेढक की लार्वा जो है, मेढक की जो लार्वा जो है, वो आप मछली के रूप में देखते हैं। थोराइड ग्रंथि के कारण वह मेढक के रूप ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? रूपांतरण। उसका काया रूपांतरण हो गया। ठीक बायोलॉजी का शब्द है वहां पे, हम उसको ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं। है तो साइंस, साइंस से जैसा है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पे, थोड़ा सा साइंस से जैसा। यहाँ पे ज्योग्राफी का जो नेचर होता है वो साइंस की तरह होता है, हल्का हम बात कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने समझा दिया अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, और कायांतरित चट्टान किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम एक क्या आप जानते हैं, इसको आप थोड़ा देख लेंगे कि पृथ्वी का आयतन केवल जो पृथ्वी का जो ऊपरी जो प्रॉपर्टी है, पूरी पृथ्वी की कितनी प्रतिशत है? 1% हिस्सा रखता है वो। 84% मेंटल रखता है और 15% हिस्सा क्रोड रखता है। तो याद रखेंगे, ये एग्जामिनर सवाल यहाँ से पूछ सकता है इन फ्यूचर।
यहाँ से सवाल बन सकता है कि प्रॉपर्टी पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग में पाया, मतलब कितना प्रतिशत तक मिलता है प्रॉपर्टी, तो 1% के रूप में मिलता है। मेंटल मतलब 84% के रूप में, और आपका जो करोड़ होता है कितने प्रतिशत तक मिलता है, आपका 15% तक मिलता है, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति। इग्नियस का मतलब होता है अग्नि, मतलब आग। मैग्मा तो आग ही है ना, आग, इसी के नाम पर इसे आग्नेय रखा। सेडिमेंट्री मतलब इसका क्या होता है, स्थिर, मतलब कि एक जगह डिपॉजिट हो गया, वहां रुक गया, और वहां पे रुकता गया, दबता गया, दबता गया, तो स्थिर हो गया ना। मेटामॉर्फिक जिसका क्या हम कहते हैं, रूपांतरण, रूप में परिवर्तन होना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित मैग्मा जो होता है ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार के बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ठीक है, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्पटी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी कहते हैं। देखिए, अब बहिर्भेदी सेल किसे कहते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय सेल, और अंतर्भेदी किसे कहते हैं, समझ लीजिएगा। जो द्रवित मैग्मा जो होता है वो पृथ्वी पे आता है, भेदी यानी पृथ्वी, भेदी का मतलब समझ रहे होंगे, बहिर्भेदी पृथ्वी के बाहर ठंडा होकर के जो बनता है। द्रवित लावा जब आता है वो ठंडा होकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। जो लावा पृथ्वी के अंदर ही दबकर ठंडा हो गया उसे हम अंतर्भेदी कहते हैं। आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। देखिए, अब बहिर्भेदी का विशेषता क्या है, इनकी संरचना क्या है, बहुत ही महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, बेसाल्ट जो है बहिर्भेदी आग्नेय शैल है, और दक्कन का जो पठार है बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा, द्रवित मैग्मा जो है, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने ठोस को हम क्या कहते हैं, अंतर्वेदी शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई, मसाला तथा दाने, दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। छोटे कणों अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा करा दिए जाते हैं। ये अदृढ़ मतलब कि ज्यादा हार्ड नहीं होता है। अवसाद दबकर एक एवं कठोर शैल की परतें बनाते हैं। इस प्रकार के शैल को अवसादी शैल कहते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बता रहा है कि अवसादी शैल किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, बलुआ पत्थर, पत्थर की रेत, है ना, बलुआ पत्थर रेत की दानों से बनता है। इन शैलों में पौधा, इन शैलों में पौधा, जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रह रहे थे वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। इसकी अब किसी कारण से यहाँ पे क्या हुआ, किसी कारण से दब गया, टूटा तो दब उसी में रह गया, पेड़ पौधा था तो जीवाश्म बन गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि आपका आग्नेय एवं अवसादी शैल है। क्या है आपका आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च दाब एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी सलेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित। अगर चिकनी मिट्टी पे अत्यधिक उच्च दाब लगाया जाएगा, ताप और दाब लगाया जाता तो चिकनी मिट्टी जो है सलेट में परिवर्तित हो जाएगी, और चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, ये अच्छा उदाहरण है, यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण है, हम अपने जीवन में इसको लागू कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति उच्च दाब और उच्च नहीं सह पाया
तो वो कभी नहीं बन पाएगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा। वो जैसे कि कोयला जो है, अगर कोयला के ऊपर उच्च दाब और उच्च ताप दिया जाए तो वो कोयला हीरा में परिवर्तित हो जाता है। तो ठीक अगर कोई भी इंसान इस बात को अगर अपने देता है कि हमें उच्च दाब और उच्च तापमान झेलना है, तो हमें हीरा कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट निकल के आया और इसे ज्योग्राफी के माध्यम से इसे हम अपने जीवन में लागू करेंगे। जो उच्च ताप को सहा ही नहीं, वो कोयला कल भी रहेगा, कोयला आज भी रहेगा और कोयला आने वाला भविष्य में भी रहेगा। इसीलिए आज से ही आप लोग प्रण लीजिए, आज से ही एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमें हर चीज को सहना, चाहे बुद्धि हो, चाहे समाज का हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपके साथ प्रॉब्लम हो, उसे सह करके, उसे पार करके आपको एक अच्छा कामयाब इंसान बनना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के इस टॉपिक के माध्यम से हम अपने जीवन में इसे लागू करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको हम लिख लेते हैं। आपने क्या लिखा था यहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं। लिखिए, सेल। सेल किसे कहते हैं? सेल किसे कहते हैं? लिखेंगे, सेल पृथ्वी पर पृथ्वी पृथ्वी की परपटी, इस प्रकार से लिखेंगे, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो सेल किसे कहते हैं समझ में आ गया। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल तीन प्रकार के होते हैं। लिखेंगे, सेल तीन प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कयांतरित सेल। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कयांतरित सेल। अब हेडिंग डालेंगे आग्नेय सेल। आग्नेय सेल किसे कहते हैं? तो लिखेंगे, आग्नेय सेल किसे कहते हैं? लिखिएगा, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार के चट्टान को आग्नेय सेल कहते हैं। इस प्रकार के चट्टान को आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। इसे मैं नहीं लिखवा रहा हूं कि बहिर्भेदी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। बहिर्भेदी जो भी मैग्मा पृथ्वी की सतह से बाहर आकर के जो चट्टान का निर्माण होता है, उसे हम बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, कुछ भाग पृथ्वी के ऊपर आ रहा मैग्मा किसी कारण से वो रुक जाता है, वहां पे ठंडा हो जाता है, वहां पे अंतर्भेदी सेल का निर्माण होता है। हम यहाँ पे क्या लिखाने जा रहे हैं? बहिर्भेदी सेल का उदाहरण। तो बहिर्भेदी सेल का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बेसाल्ट चट्टान। बहिर्भेदी का उदाहरण लिख लीजिएगा, बेसाल्ट चट्टान। और अंतर्भेदी चट्टान का लिख लीजिएगा, ग्रेनाइट। समझ में आ गया। देखिए, जो आपके घर में मसाला जो पीसने वाला जो अलग अलग गांव में उसको अलग अलग जगह उसको अलग नाम देते हैं, कहीं पे सिलवट नाम देते हैं, कहीं के लोट पाटी नाम देते हैं। तो इस प्रकार से अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो वो क्या है? वो ग्रेनाइट का ही बना होता है, वो अंतर्भेदी चट्टान का बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं। चलिए, तो आपको मैंने बता दिया कि कितने प्रकार के चट्टान होते हैं, आग्नेय सेल क्या है। अब लिखेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? लिखेंगे, सैल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर
सेल लुढ़क कर छटक कर एक दूसरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। है ना। इस पर अत्यधिक दबाव के कारण यह कठोर हो जाता है। इस कारण से या इस प्रकार से लिखेंगे, कठोर हो जाता है। इस प्रकार की चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं। सेल चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। इस पर अत्यधिक दबाव के कारण यह कठोर हो जाता है। इस प्रकार के चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका। बलुआ पत्थर। नोट में लिख लेंगे। अवसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलों की परतों में दबे मृत एवं जंतुओं का अवशेष ही जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, मात्र अवसादी ही चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला चट्टान, चलिए देखते हैं चट्टान क्या है। कायांतरित चट्टान का लिखेंगे, कायांतरित चट्टान लिखेंगे। आग्नेय तथा अवसादी सेल, लिख लेंगे इसको। आग्नेय तथा अवसादी सेल उच्च ताप के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे चिकनी मिट्टी पर अत्यधिक उच्च दाब और उच्च ताप लगाया जाए तो वो सलेट बन जाएगा। तो क्या हो गया, उसका रूपांतरण हो गया ना। उसी प्रकार से चूना पत्थर पर अत्यधिक दबाव और ताप लगाएंगे, क्या बन जाएगा? आपका संगमरमर बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने सारा चट्टान बता दिया है, कायांतरित क्या है, आग्नेय क्या है और अवसादी क्या है। देखिए शैल चक्र यहाँ पे बता रहा है। शैल चक्र क्या, देखिए अब देखिए पृथ्वी के अंदर से क्या निकल रहा है? मैग्मा। तो ये क्या बन गया? आग्नेय चट्टान बन गया। अब आग्नेय से क्या बन गया? यहाँ पे इसका अवसाद हुआ, इस पे लगातार लुढ़का चटका, ये क्या बन गया? अवसाद बन गया। अवसाद क्या कर हवा पानी से एक जगह जमा होगा, यहाँ पे अत्यधिक दबाव बन गया, दबाव बनने का अवसादी सेल बन गया। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से कायांतरित सेल का निर्माण होगा। क्योंकि देखिए कायांतरित सेल पे क्या है, अवसादी पर भी और आग्नेय पे दोनों पे भी दबाव पड़ेगा, उच्च दाब और उच्च दाब को कायांतरित सेल में परिवर्तन होगा। और कायांतरित सेल पे इस पे हम अम्ल वर्षा करवा दे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर से पिघल जाएगा ये। तो हम इस प्रकार से हम चक्र चलते रहता है। आग्नेय से डायरेक्ट ये भी हो सकता है, कायांतरित बदल सकता है, और कायांतरित से डायरेक्ट अवसाद भी आ सकता है, अवसाद से फिर इस प्रकार से बन सकता है। तो आप समझ गए, यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे नोट किया गया है।
इसे आप जब पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम सवालों को देख लेते हैं। पृथ्वी के 3 परत कौन 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 है? पर्पटी है, मेंटल है, क्रोड है। पर्पटी 1%, मेंटल 84%, क्रोड 14%, 15%, 14%, जो भी है 14% है। सेल क्या है? प्राकृतिक पिंड है जो खनिज से बना होता है। 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखें। अवसादी, आग्नेय, कायांतरित। बहिर्भेदी, अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? बहिर्भेदी मैग्मा जो होता है कि ऊपरी सतह पे आकर के लावा हुआ और वो ठंडा हुआ, बहिर्भेदी बन गया। और अंतर्भेदी अंदर में ही ठंडा हो गया, वो अंतर्भेदी बन गया। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? मैंने अभी जस्ट बताया आपको। सेल के क्या उपयोग हैं? तो इसमें खनिज पाया जाता है। खनिज पाया जाता है तो हम क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। इसमें बहुत कोयला, ईंधन तो हम सेल से ही प्राप्त करते हैं। कायांतरित सेल क्या है? ये आप मुझे बताएंगे। कायांतरित सेल क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आगे बात करते हैं। द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन है? द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं तो क्या होता है? अवसादी सेल। पृथ्वी की सबसे पतली परत, देखिए मैंने आपको नोट में लिखाया भी था। यहाँ पे देखिए सेल जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, अवसादी सेल। आंसर यहाँ पे आप ही क्या क्वेश्चन। पृथ्वी के सबसे पतले परत को क्या कहते हैं? पर्पटी कहते हैं। आगे बताने क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखिए जोड़ा बनाने कह रहा है। जोड़ा, अब यहाँ पे जोड़ा क्या होगा? आगे भी है क्या? यहाँ दिया नहीं है। हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे चौथा नंबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर क्या है? ये चौथा जो नंबर है, यहाँ पे हम इसको नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका चौथा नंबर। और खनिज क्या है? खनिज क्या है? सॉरी, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक है। देखिए करोड़ पे यहाँ आ जाएगा आपका 5 नंबर आ जाएगा। 5 नंबर आ जाएगा। और क्या है? खनिज, यहाँ पे चौथा नंबर आ जाएगा। सेल पे क्या आ जाएगा? सेल पृथ्वी की जो है आपका एक करोड़ जो है आपका। देखिए यहाँ पे शायद सवाल इधर है ना, तो कंफ्यूज कर जा रहा हूं मैं। देखिए इधर ही हम बना देते हैं। पहला का जो आपका जो है होगा, पहला का क्या होगा आपका? क का जो आपका होगा 5 नंबर होगा। ख का क्या होगा आपका? 4 नंबर होगा। ग का क्या होगा आपका? 1 नंबर होगा। ठीक है। और घ का क्या होगा? 6 नंबर होगा ये। और हम बात करते हैं चिकनी मिट्टी। देखिए चिकनी मिट्टी, सीएल का क्या होगा? सीएल का आपका 3 नंबर होगा। हम पीछे आते हैं। सीएल का क्या होगा? 3 नंबर होगा। ठीक है, 3 नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे हम। और 3 नंबर यहाँ पे होगा। तो 5, 4, 1, 6, 3 ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, यही उठा करके आपको दे देगा। क्या करेंगे फिर? अब देखिए कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अत्यधिक तापमान है। दूसरा क्या है? अवसादी से अवसाद अवसाद सेल से अवसादी सेल बनते हैं। ठीक है, कह रहा है कि क्योंकि क्यों बनते हैं, कारण बताना है। क्योंकि अवसाद है जो अवसाद जो होता है वो क्या होता है? जो महीन कण के होते हैं, इन पर क्या होता है? दाब लगाया जाता है। तो इसके कारण जो है ठोस संरचना बन जाता है। और इस बनने के कारण क्या कहते हैं? अवसादी सेल ये बनना कहते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। क्यों? उच्च ताप के कारण। ठीक है, हम अगला लेसन में मिलते हैं। क्लास आपको कैसा लगता है? और आप लोग नोट्स बनाते ही चलेंगे।
एक बार एक जगह पूरी ईमानदारी से पढ़ लेंगे, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।